हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालविया, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर आपसे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, हम आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा करने के लिए हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें हम सारे जो जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा है उन MCQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमने आई थिंक 2 चैप्टर के जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं, और हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है हमारी केमिस्ट्री का, 12th क्लास केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स, उसके हमने MCQs ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो आपका ये फर्स्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो पहले इसको समझते हैं। जैसे कि हमने एमसीक्यूज की वीडियो में भी समझा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेम वही है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें ए और बी आपका कोई प्रोडक्ट बना रहा है, देन सी और डी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ए और बी प्लस मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सी और डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज होता जाएगा, जो ए और बी दैट आर रिएक्टेंट्स, ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स। तो ए और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी, और सी और डी की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी। सी और डी क्या है, हमारे सी और डी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो कितने टाइम में हमारा रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है, या फिर जो कितना टाइम में हमारा जो प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। हम किसी की भी कंसंट्रेशन ले सकते हैं, चाहे रिएक्टेंट की ले सकते हैं, प्रोडक्ट की भी ले सकते हैं। हमें अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो हमें उसमें क्या शो करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज शो करना पड़ेगा। क्या शो करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज शो करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। क्लियर है। तो आपका अगर हम देखें इसका जो डेफिनेशन क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, द रेट at which the concentration of reactant or product participating in a chemical reaction alters is called rate of reaction। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, वो आपका है चेंज इन कंसंट्रेशन। क्लियर है। वो क्या है आपका, ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है हमें चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में चेंज को शो कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, आपका टाइम के रिस्पेक्ट में। तो नीचे क्या आएगा, आपका टाइम आएगा। अब ये कंसंट्रेशन किस किस की चेंज हो रही है, आपकी प्रोडक्ट की भी चेंज हो रही है, रिएक्टेंट की, दोनों की चेंज आ रही है, तो दोनों का चेंज हम कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो मान लो सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है, एग्जाम्पल देता हूँ, जिसमें ए और बी के मिलकर बना रहे हैं क्या, सी और डी। तो इसका जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम क्या शो करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज को शो करते हैं हम डेल्टा ए से, तो ये डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में आपका हो जाएगा बेटा टाइम ड्यूरेशन, डेल्टा टी। क्योंकि ये आपका क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका डिक्रीज हमें बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिक्रीज हमें बताने के लिए हमें यहाँ पर माइनस आगे शो करना पड़ेगा। माइनस का शो करेगा आपका, माइनस हमारा ये शो करता है कि भाई जो रेट रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है, और रेट की वैल्यू हमारी नेगेटिव ना आए। सेम ये किसके इक्वल होगी, ये आपकी इक्वल होगी, ये आपके इक्वल होगी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी के, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में आपका ये डेल्टा टी, और ये भी आपका रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर सामने हम माइनस लगाएंगे। ठीक है। अब अगर हम सी की कंसंट्रेशन की बात करें तो सी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए प्लस का यूज करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है। तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन का हमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हमारा अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपके ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने का मतलब क्या है, वही ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देती हैं, है ना, कि हम ऐसे क्या चेंजेस करें तो जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली आपके प्रोपोर्शनल टू होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे।
और प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन भी देखा था, उसका डिस्कशन भी किया था। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने क्या देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आपकी जो हमारे रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन की। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। अब सेकंड है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर का फैक्टर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि टेम्परेचर, जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है आपका वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है। वो भी किसके लिए बात करेंगे हम, ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। कौन सी रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए होता है। लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका जो रेट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है। थर्ड हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट जैसी उसकी डेफिनेशन से क्लियर है कि कैटलिस्ट आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को या तो डिक्रीज कर देगा या फिर इंक्रीज कर देगा। क्लियर। अब जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं हमारे वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, वाइल जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं हमारे वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। मतलब जो आपका कैटलिस्ट है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज का क्या है कि अगर हम सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज का तो जो मॉलिक्यूल है वो इजीली और अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो रिएक्ट इजीली हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और फिफ्थ जो अपना फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड तो करेगा ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन। जो हाईली रिएक्टिव आपके रिएक्टेंट्स होंगे तो वो फास्टर रिएक्ट करेंगी, इट इज़ ऑब्वियस है ना। और जो आपके जो स्लो, मान लो जो लेस रिएक्टिव अगर आपके कंपाउंड है तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। क्लियर है। तो जो धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी, और जो हमारे जो ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स है वो जल्दी रिएक्ट करेंगे, मीन्स वो जल्दी आपका प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, वो हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, हमने एक जो प्रीवियस लेक्चर है हमने उसमें भी एक लॉ पढ़ा था कि जो रेट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो वो रेट लॉ थोड़ा हम एक बार और देखते हैं कि रेट लॉ क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग कैसे क्या चीज़ें रहते हैं, थोड़ा हम देखते हैं उसको। तो सपोज कोई जनरल केमिकल रिएक्शंस ले लेते हैं हम, कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन है, मान लो इनमें ए और आपका जो बी है वो क्या बना रहा है, आपका प्रोडक्ट बना रहा है। ए और बी किसका फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ इक्वेशन लिखता हूँ, मैं इसके लिए मुझे क्या लिखना, सपोज इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ जो इक्वेशन है वो क्या है आपका, आपको पता है जो रेट लॉ इक्वेशन है वो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। ठीक है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली हम देखे जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली जो पावर्स हैं उनको हम डिटरमाइन करते हैं। तो जो रेट लॉ है इस रिएक्शन के लिए अगर मैंने लिखा कि ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज हम इन रिएक्टेंट की जो पावर है वो क्या है, पी और क्यू है। पावर क्या है इनकी, पी और क्यू। तो इस रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ ये है तो रेट लॉ में जो रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन, ये क्या है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। तो रेट लॉ में रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है उनकी जो पावर्स है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं उनका सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इस रिएक्शन के लिए अगर अपन बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर होगा, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या पी और क्यू है, तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा पी प्लस क्यू। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा पी प्लस क्यू। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे 2 एनोइक केमिकल रिएक्शन है सपोज, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंबाइन हो रही, सॉरी में थोड़ा हम इसको चेंज रहते हैं।
अपना एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, मान लो जिसमें 2A है आपका प्रोडक्ट में कंबाइन हो रहा, 2A के इसमें कंबाइन हो रहा है, आपका प्रोडक्ट में कंबाइन हो रहा है। और इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं जो रेट लॉ एक्सपीरियंस क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका जो रेट है वो किसके इक्वल किया और A की पावर 2, ठीक है, A की पावर 2 है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, ओनली 2। तो इसके रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ का होगा 2। क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो ये सिंपल डेफिनेशन हमारा लिखा हुआ है, द एडिशन ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो आपके रेट लॉ में मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर रहती है उनका सम ही होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। तो ये हमें देखना रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जैसे भी नेम से ही क्लियर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर होगी तो उसका अगर मैं रेट लिखना चाहूँगा, रेट लॉ लिखूंगा, तो क्या होगा, जो रेट है कि सपोज हमारा रिएक्टेंट क्या है, ए है, तो इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर होगी 0, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो पावर होगी वो 0 ही होगी, ये तो ऑब्वियस है। तो किसी की भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो आपको पता होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अब जो रेट है वो किसके इक्वल होगा, आपका रेट कांस्टेंट की, इसके इक्वल होगा आपका रेट कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर जो रेट है क्या वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन वाला कोई टर्म आपका है ही नहीं। तो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसी रिएक्शन है जिनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता आपको, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, और इनका जो रिएक्टेंट है उनके मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर्स का सम है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है। पावर्स का सम कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो देखो, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट participating in the reaction, then the reaction is called zeroth order reaction। क्लियर है। तो यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट है कि आपकी ऐसी रिएक्शन जिनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो डिपेंड नहीं कर रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, वो आपके जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। क्लियर है। तो आई थिंक आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड, व्हाट आर स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है। तो पहले अगर थोड़ा टर्म समझते हैं, स्यूडो क्या होता है। तो स्यूडो का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्यूडो का अगर हम देखें तो स्यूडो मतलब होता है मीन्स ऑफ फॉल्स। ठीक है। फॉल्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है। तो अगर हम एक जनरल साइंस में हम बात करें तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि लगती हैं हमें क्या, ये हायर ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। हमें क्या लगता है कि इन रिएक्शंस का ऑर्डर क्या है, ये हायर ऑर्डर की रिएक्शन रहती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होती हैं, ये एक्चुअल में होती हैं लोअर ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती हैं, ये एक्चुअल में लोअर ऑर्डर रिएक्शन रहती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्यूडो रिएक्शंस। क्या कहते हैं, स्यूडो रिएक्शन। और तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होंगी आपकी, दोज रिएक्शन, आपकी कुछ ऐसी रिएक्शन जिनका जो लगेगा कि एक्चुअली लगती नहीं है कि हमें हायर ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन है, बट एक्चुअल में इनका ऑर्डर कितना रहता है, 1 रहता है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं हम स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखो पढ़ते हैं, द रिएक्शन दैट अपीयर्स टू बी nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब हायर ऑर्डर की रिएक्शन हमें लगेगी बट बिलोंग्स टू द सम डिफरेंट ऑर्डर, मतलब एक्चुअल में किसी और ऑर्डर की रहती है, उन्होंने कहते हैं हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, एंड देयरफॉर शुड बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बट इट रिसेंबल्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी। ठीक है। इसकी नेग्लिजिबल क्वांटिटी, अब इसका मतलब समझते हैं हम। देखो सपोज कोई एक केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है कि जो आपका मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br। ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड है, आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो OH माइनस आयन है। ठीक है। तो अगर जब हम इसकी बात करें तो इसकी बात करते हैं हम, क्या होता है CH3, क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, और साथ में आपका लिखने का ब्रोमाइड माइनस आयन। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम एक जनरल रेट लॉ की बात करें, भाई इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या हो सकता है आपका, तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो क्या हो सकता है, कि हो सकता है CH3
Br की इसकी कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। अब एक्चुअल में तो आपका ये होना चाहिए, ठीक है। अगर इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए। देखो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 होना चाहिए, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए। बट एक्चुअल में जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, एक्चुअल में इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना होता है, वो 1 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 क्यों होता है, क्योंकि जो OH माइनस आयन है आपका, यहाँ से हम बात करते हैं OH माइनस आयन है ये है, तो इसकी रिएक्शन, इसकी जो कंसंट्रेशन उसको क्या मान लिया जाता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है इसको मान लिया जाता है कांस्टेंट। इसकी कंसंट्रेशन को क्या मान लिया जाता है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्यों बनी रहती है, थोड़ा समझते हैं हम। तो जब भी आप कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में लेते हो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, मान लो हमारा जो आपने जो OH माइनस आयन लिया या हमने जो भी वाटर इसमें लिया था जिसमें आपका OH माइनस आयन प्रेजेंट था एसिड-1, तो क्या हो गया बेस की प्रेजेंस में या फिर बेस में हमने OH माइनस आयन लिया होगा, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में है, तो थोड़ा बहुत भी अगर हम इसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रिएक्शन को उतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में है तो इसकी कंसंट्रेशन अगर चेंज भी करेंगे थोड़ी बहुत तो ज़्यादा कुछ चेंज रेट ऑफ रिएक्शन पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये जो इसकी जो वो है, आपकी जो कंसंट्रेशन में कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है। जैसे आपको आपके पास भाई मैं कह रहा हूँ 1000 ml ऑफ वाटर है, अगर इसमें आप 1 ml वाटर ऐड कर देते हो, 1 ml वाटर ऐड कर दिया, तो इसके कंपैरिजन में जो 1 ml वो तो लगभग नेग्लिजिबल है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट बनी रह रही है ना। तो जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट बनी रह रही है तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी नहीं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक्चुअल में किस पर डिपेंड करेगी, केवल इसकी कंसंट्रेशन पे। कौन सा हमारा CH3 आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो इसलिए इस रिएक्शन का जो एक्चुअल ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। एक्चुअल ऑर्डर कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो भाई ऐसी रिएक्शन जो कि लगती है क्या हमें कि ये हायर ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में कैसे रहती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उन्हें हम स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर हुआ। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी क्या है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी दोनों ही क्या है, डिफरेंट टर्म, ठीक है। इनका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जो जिसमें हम इंट्रोडक्शन में हम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने डिस्कशन किया था इसका कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो आपका किस तरीके से डिफरेंट, और दोनों की हमने डेफिनेशन देखी थी और दोनों का कंसेप्ट भी हमने समझा था। तो जो मॉलिकुलरिटी क्या होती है, मॉलिकुलरिटी बेसिकली ये शो करती है आपकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, है ना। मॉलिकुलरिटी क्या शो करती है, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करती है दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब आपके ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं और जो कि जिनसे क्या हो रहा है, आपका केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन इफेक्टिव कोलिजन विच ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज दैट इज कॉल्ड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। उन्हें क्या कहते हैं हम, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं। क्लियर है। सपोज मान लो वो एक रिएक्शन है जैसे A और 2B और C और D, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन में A के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, A के 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, और B के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, B के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या बनना है, प्रोडक्ट आपका बनना है 1 मॉलिक्यूल और आपका 1 मॉलिक्यूल आपका D का बनना है। तो अगर A के 8 मॉलिक्यूल और B के दोनों मॉलिक्यूल, दोनों आपके जो B है वो इफेक्टिव पोजीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो किस रिएक्शन का जो मॉलिकुलरिटी होगी, इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी होगी वो कितनी होगी, इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी होगी 3, ठीक है। इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी कितनी होगी, इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 3 होगी। क्लियर है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि इफेक्टिव कोलिजन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, आपके इफेक्टिव कोलिजन कर रहा है। जैसे मैं एक और बात कहूँ, जैसे एग्जांपल में हमने एक और रिएक्शन ली, जैसे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के बीच जो हम रिएक्शन कराएंगे तो वह क्या बनता है,
हमारा फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का, ठीक है। तो जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो एक मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल किसका, आयोडीन का, किसका, एक मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल आयोडीन का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में भाई जो हमारा इफेक्टिव कोलिजन होगा जिससे आपका केमिकल चेंज आएगा, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ऐसे नंबर ऑफ कोलिजन जिनसे क्या होता है आपका केमिकल चेंज होता है उनको कहते हैं हम इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो आपके दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक हाइड्रोजन का और एक आयोडीन का। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होगी 2, ठीक है। क्योंकि एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो 2 होगी, ठीक है। क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एज वी नो दैट मॉलिक्यूल्स नीड टू कोलाइड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। ये कोलिजन थ्योरी हमें बताती है। So the number of molecules participating in elementary chemical reaction that collides to bring about the chemical reaction. Bring about the chemical reaction का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है किसी केमिकल चेंज से। केमिकल रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो द हमारा क्या होगा, सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन दैट कोलाइड्स टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर है, उन्हें क्या कहेंगे हम, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें क्या आता है, जो वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो ऑलवेज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू रहती है। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू क्यों रहेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका ये क्लियर है, 0 मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अगर 0 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो रिएक्शन तो होगी ही नहीं। तो हमेशा आपके कुछ पॉजिटिव वैल्यूज की होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा है, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा एक से ज़्यादा करेगा, ठीक है। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये था हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का टॉपिक, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें ऑलेन टर्म को डिफाइन करना है, ठीक है। हमें बताना है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, दूसरा हमें बताना है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, तीसरा हमें बताना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स आपका क्या रखता है, ठीक है। वे क्या हम वैसे वन बाय वन जरा सबको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या होता है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान लो, किसकी बात करें हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये 2 या उससे ज़्यादा स्टेप्स में होती है, ठीक है। मोर देन 1 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं हमारी। तो भाई 2 स्टेप्स मान लेते हैं। एक स्टेप आपका स्लो स्टेप रहता है, कोई एक स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, और बाकी जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, आपके फास्ट स्टेप्स क्या होंगे बेटा, फास्ट स्टेप्स, ठीक है। कोई बाकी के स्टेप्स क्या होंगे, आपके फास्ट स्टेप। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्लो स्टेप रहता है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो स्लो स्टेप रहता है, स्लो स्टेप ही क्या रहता है, इसके स्लो स्टेप को ही हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप को ही क्या कहा जाता है, उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स कहा जाता है। मीन्स एक्चुअल में जो रेट है वो कौन डिसाइड कर रहा है, एक्चुअल में जो रेट है वो डिसाइड कर रहे हैं कि स्लोएस्ट स्टेप में आपके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इसको समझते हैं हम कोई एक रिले रेस से। तो रिले रेस में जो पोजीशन है फिनिशिंग लाइन की वो कितने टाइम में ख़त्म होगी, ये डिपेंड किस पे करेगा भाई, जो सबसे स्लो दौड़ रहा, ठीक है। क्योंकि जो सबसे स्लो दौड़ेगा केवल उसी पर डिपेंड करेगी आपकी जो स्पीड है, क्योंकि वो जितना स्लो वो आएगा, सेकंड आपका जो रनर है उसको जितना स्लो अगर वो स्पीड रहेगी तो वो उतनी देर से वो पहुंचेगा, सिंपल है। और जितना वो जल्दी आ जाए तो उतने जल्दी पहुंचेगा। मीन्स एक्चुअल में डिपेंड किस पे चीज़ पर कर रहे हैं, एक्चुअल में डिपेंड कर रही है जो आपका जो स्लो है उस चीज़ पे। तो सेम ऐसे ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, कि जो रिएक्शन का स्लो स्टेप है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वो ही रेट को डिटरमाइन करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्लियर है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको कहते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। उसको क्या कहते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स उसको कहा जाता है। क्लियर है। तो चलो देखते हैं, अब हम देखते हैं किस समझते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी और हमारा
हम देखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा हमारा और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। ठीक है, सर तो हम एक ग्राफ से इसको समझते हैं, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो सपोज ये हमारा एक ग्राफ है, किसके बीच हम ग्राफ एक ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज हमारा ये एनर्जी है। ये हमारा एक्सेस किसको शो कर रहा है, ये आपका एनर्जी को शो कर रहा है, एनर्जी प्रोफाइल को शो कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो एक्सेस है वो शो कर रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किससे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन आगे की ओर फॉरवर्ड हो रही है, और यहाँ पर ये जो है वो एनर्जी प्रोफाइल ऑफ हमारा शो कर रहा है, हमारी रिएक्टिंग या रिएक्शन की एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इनिशियल मान लेते हैं एक रिएक्शन है हमारे पास ए, जिसमें ए मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने पिछले क्लास में कोलिजन थ्योरी को डिस्कस किया था, तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होने के लिए आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, तभी जाके वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो सपोज करते हैं वो मिनिमम जो एनर्जी बैरियर है आपका वो कितना है, मिनिमम एनर्जी बैरियर की अगर हम बात करेंगे तो सपोज वो मिनिमम एनर्जी बैरियर आपका ये है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमारा रिएक्टेंट है उसका जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, तो सपोज मान लेते हैं जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है हमारी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की वो यहाँ पर। ठीक है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये ए पर है, इस लेवल पर। ठीक है, जब इस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में चेंज करना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को ये जो एनर्जी बैरियर है इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब इतनी जो मिनिमम एनर्जी है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट के पास इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि वो क्या बना सके, प्रोडक्ट बना सके। तो इस एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं हम, इस एनर्जी लेवल को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं इस एनर्जी को, क्या कहते हैं, इस एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, आपका एक ऐसा मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि वो क्या बना सके, सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जो ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। अब आपका अगर हम देखें तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है तो ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से तक, यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ये इतना एनर्जी क्या होगा आपका, ये होगा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास तो इतनी ही एनर्जी है, केवल कितने, केवल यहाँ तक। इसको इतनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हमें कुछ एक्सटर्नली कुछ एनर्जी हमें इसमें सप्लाई करनी होगी, क्या है ना, हमें कुछ एनर्जी एक्सटर्नली सप्लाई करनी होगी ताकि ये इस प्रोडक्ट में बदल सके। यहाँ पर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके, तो इसकी एनर्जी पहले इंक्रीज हो, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे और किस में चेंज हो सके, प्रोडक्ट में चेंज हो सके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ये तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, हम एक जनरल केस लेके चल रहे हैं ना। तो प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर आई आपकी पी पे। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी देखो, यहाँ तक रिएक्टेंट की एनर्जी थी। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। हमने एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी दी है रिएक्टेंट को, हमने रिएक्टेंट को इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी, कितनी, इतनी। ठीक है, केवल रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी कितने प्रोवाइड करी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं हम, इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर ये ई क्या है, ये जो ई है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी को। क्लियर है, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो इस बार ग्राफ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल होता है, आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी को, किसके इक्वल होता है आपका, ये जो हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, मतलब इसका मतलब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा हमारा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारा इक्वल होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगा, एक्टिवेशन
एनर्जी प्लस आपका क्या रहेगा, आपका मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट है हमारा, जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी के, रिएक्टेंट की जो एवरेज एनर्जी है उसके सम के इक्वल होगा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये किसके इक्वल होगी, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस क्या होगा आपका रिएक्टेंट एनर्जी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास जो जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो उसमें से अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस करेंगे तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये दोनों टर्म क्लियर हुए। तो भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि मिनिमम एनर्जी लेवल है जो कि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके पास होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकें। अगर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, अगर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ता है ताकि उसकी एनर्जी है ना जो इस एनर्जी बैरियर के कुल बन सके। उसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? तो अगर हम देखें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है जैसे, तो द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी required for the conversion of reactant into products or to produce an unstable intermediate is called activation energy। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रोड्यूस एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन देखे तो केमिकल रिएक्शन में ये जो स्टेट है ये किसको बता रही है, अगर इस स्टेट को देखते हैं हम तो ये बताती है सबकी हायर एनर्जी स्टेट को। देखो यहाँ पर इसकी एनर्जी हाईएस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, ये बताती है आपकी हायर एनर्जी स्टेट को। और हायर एनर्जी स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल आपको पता होगा क्या बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की स्टेट रहती है, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट। और इंटरमीडिएट के बाद किस में कन्वर्ट होता है, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? तो आपका एक्टिवेशन क्या एनर्जी क्या है, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स और टू प्रोड्यूस एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा आपका, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। इस एनर्जी को क्या कहेंगे हम, इस एनर्जी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, चलिए देखते हैं। टेम्परेचर अगर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हम सपोज करते हैं, तो मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन क्या ए है जिसमें कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है आपका ए। अगर मैं कहूँ अगर इस रिएक्शन पर ये टी टेम्परेचर पर, ठीक है, आपका टी टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का जो रिएक्शन कांस्टेंट है, इसका मान लेते हैं हम जो रिएक्शन कांस्टेंट है ना, रिएक्शन कांस्टेंट आपका क्या होता है, के से डिनोट करते, रिएक्शन कांस्टेंट क्या है आपका के टी। ठीक है, टी टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट क्या है, के टी। अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज कर दूँ, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ टी प्लस 10 डिग्री पर। 10 डिग्री टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया तो इस रिएक्शन का रेट भी चेंज होगा, आपको ये भी पता है, हमने देख चुके हैं क्योंकि पहले ही। तो अब इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट को रिएक्शन कांस्टेंट है, सॉरी रिएक्शन जो हमारा जो रिएक्शन कांस्टेंट है हमारा वो क्या है, मान लेते हैं। अब जो रिएक्शन कांस्टेंट हमारा बन गया उसको रिप्रेजेंट कर दूँ मैं के टी प्लस 10 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है हम, के टी प्लस 10 से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा किसके इक्वल होगा, बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा आपका रेशियो होगा किसका, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट of a chemical reaction that differ in the temperature by 10 degree। तो ये जो के टी प्लस 10 और के टी मतलब रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट फॉर दैट रिएक्शन टी प्लस 10 डिग्री टेम्परेचर
तो इसका जो रेशियो रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है, बेसिकली रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है दैट डिफर इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, जो कि 10 डिग्री के इंटरवल में आपके डिफर करते हैं। मतलब अगर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर ये रेट कांस्टेंट मान लो कोई रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, तो उसका रेट कांस्टेंट अगर के है तो जो के 35 डिग्री, ठीक है। तो 35 डिग्री और 25 डिग्री के जो रेट रिएक्शन टेम्परेचर पर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट होंगे उनका जो रेशियो क्या कहलाएगा, इनका रेशियो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 और 3 के बीच में होती है, 2 और 3 के बीच में इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है बिटवीन द 2 और 3। क्लियर है। तो ये है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हम इसमें बात करेंगे कि इसकी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो किसी भी रेट कांस्टेंट का यूनिट देने से, ऑब्जेक्टिव में भी हम जब एमसीक्यू कर रहे थे तो उसमें मैंने एक जनरल फार्मूला आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट डिफाइन करना है तो हम कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल पावर 1 - n, ठीक है, लीटर पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स, ये होगा फॉर्मूला। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली n रिप्रेजेंट करता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। n किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम बात करेंगे इसके फर्स्ट और आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट हमें बात करने की, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब हम अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट किसके इक्वल होगी, देखो यूनिट होगी आपकी मोल पावर कितनी होगी, 1 - 1, ठीक है। लीटर n की पावर ये है ना, तो ये भी 1 - 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोल पावर 0, लीटर पावर 0, सेकेंड इनवर्स। तो हमारा यूनिट क्या आएगा, हमारा यूनिट आएगा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी सेकेंड इनवर्स होती है। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हमने देख चुके हैं। हम बात कर लेते हैं अब हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी जो यूनिट है वो क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका ए की वैल्यू कितनी होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल्स टू क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी यूनिट देखें तो n की जगह 2 वैल्यूज पुट करते क्या होगा, मोल की पावर आपका हो जाएगा 1 - 2, ठीक है, लीटर पावर 2 - 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1 हो जाएगा, लीटर पावर 1 हो जाएगा और आपका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी यूनिट क्या है भाई, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स किसके लिए आ गई, हमारे जो सेकेंड ऑर्डर है उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई हमारी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या है हमारी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हमारी आई सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो, बस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कुछ भी, हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये, ठीक है। कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वाला अगर फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इससे ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हमारा देखते हैं हमारा सेकंड और ये आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा
लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ इज द rate of reaction is affected when the reactant is affected if the concentration of reactant is doubled, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे अफेक्ट करेगी जब हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए आपका प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। ए क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूं, मान लो ये जो रिएक्शन है हम अलग अलग केसेस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अलग अलग केसेस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम केस, क्योंकि क्वेश्चन में हम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ बेसिकली, वैसे तो क्वेश्चन स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है या किस ऑर्डर की रिएक्शन है, पर हम मान लेते हैं अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया तो हम देख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। वैसे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये कैसी है आपकी, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये आपकी केमिकल रिएक्शन है तो क्या होगा, देखो जो रेट लॉ है वो किसके इक्वल होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या है कि अगर ए की कंसंट्रेशन क्या कर दिया जाए, डबल है, मतलब ए की जो कंसंट्रेशन उसको क्या कर दिया जाए, उसको कर दिया जाए 2a। तो रेट क्या हो जाएगा आपका, रेट मान लो आर डैश से के, ए की जगह हमने कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो ये क्या होगा 2 के कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ये जो इनिशियल रेट है उसका क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल रेट का क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई और इसमें हम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जा रहा है, हमारा डबल हो गया, ठीक है। अगर सपोज ये आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कैसी ऑर्डर रिएक्शन हुई, अगर हम मानते हैं ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब ये आपका जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से उसको फॉलो कर रहा है। तो जो रेट लॉ है उसके अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर होगा, अगर हम इसकी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या करते हैं, डबल करते हैं, मतलब ए की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, डबल कर दी, ठीक है। तो अब जो नया रेट है वो आर डैश होगा के ए की जगह हमें क्या लगना है 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो जो आर डैश होगा किसके ऊपर होगा, के 4a, ठीक है। आपका जो आर डैश मतलब 4k स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, सॉरी ए का स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है। 4 आपका बाहर आएगा ये, ठीक है। ये स्क्वायर और ये 4। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये आपका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये आर, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो अगर ये आपकी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ही हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आगे के जो और भी हमारे जो चैप्टर है केमिस्ट्री के, हम उनसे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज़ आने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर, थैंक यू।